halogenation. Now we are on सेकेंड रिएक्शन, दैट इज कंबशन। ठीक है, तो खैर कंबशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कंबशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंबशन? हाँ, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज कंबशन। सो आपको बैलेंस करना आता ही है। कैसे बैलेंस करते हैं? अगर कंबशन रिएक्शन, एंड कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ओके, sometimes it can be endothermic also. Is it like that, or is it always exothermic? Always exothermic? हाँ, करेक्ट, सो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, यस। क्या क्या कार्बन? पार्शियल जब वो होगा तो पार्शियल कंबशन। हाँ, पार्शियल कंबशन तब होगा ऑक्सीजन जब कम होगा। अभी आएगा आएगा, वो भी आएगा, रुको रुको, पहले ये तो कर लें। देखो, तो अभी आप कैसे बैलेंस करोगे? जब भी रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? CO2 और H2O। तो H2O हम लोग गैस लिखेंगे कि लिक्विड लिखेंगे? गैस लिक्विड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिक्विड। क्यों लिक्विड क्यों लिखेंगे? लिक्विड इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग वो रिएक्शन अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो कितने टेम्परेचर पे करा रहे हैं? 298 पे, है ना, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे H2O किस में रहता है? लिक्विड स्टेट में। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी का कंबशन रिएक्शन लिखो, ठीक है, सो H2O किस में लिखना है? लिक्विड में। और CO2 किस में लिखना है? गैस में लिखना है। ठीक है, ये एक सीखने वाली चीज़ है। एंड डेल्टा H इज नेगेटिव ऑब्वियसली। ओके, अब इसको बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस आपको पता ही है कैसे करेंगे। जितने कार्बन है उतने CO2 हो जाएंगे। अच्छा, जितने हाइड्रोजन है उतने उसके आधे H2 हो जाएंगे। और फिर इधर से ऑक्सीजन काउंट करेंगे। कितने ऑक्सीजन है? 8 + 5 13। सो जितना ऑक्सीजन इधर आ रहा है उसका /2 करके बैलेंस कर देंगे। करेक्ट, दूसरी चीज़ को उसने बैलेंस करके लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। पहला, H2O लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, कहाँ काम में आता है? जब हम वो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT लगाते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। सो दैट टाइम वी कैलकुलेट डेल्टा NG, है ना। और उसको कैलकुलेट करते वक्त यू रिमेंबर दैट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इज NG बिकॉज दैट इज इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। स्टैंडर्ड कंडीशंस में करेंगे सो 298 लिक्विड रहेगा। ठीक है, इज एक्सोथर्मिक, है ना। हाँ, so यहाँ लिख रहा है अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन। एयर और डाइऑक्सीजन मतलब क्या? एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन है, उसमें बर्न होगा, है ना। और डाइऑक्सीजन ही सप्लाई कर दो, आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। करेक्ट। सो बाकी तो आपको बताइए स्टैंडर्ड वो, ये क्या लिखा हुआ है? ये डेल्टा ना, डेल्टा C है ना, और ये नॉट है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है। करेक्ट, हाँ। अच्छा, यहाँ पे पर मोल किसको डिनोट कर रहा है? किलो जूल पर मोल। हाँ, एक मोल कार्बन को वो इतना किलो जूल पर मोल है। सो पर मोल इज फॉर हुम? हाँ, कार्बन के लिए। नो, CH4 के लिए। किसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? ये स्टैंडर्ड CH4 का है। तो CH4 को वो बोल रहा है 1 मोल, है ना। थर्मोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखो 1 मोल इसको बर्न किया है तो उतना एनर्जी है, सब पर मोल लिखा हुआ है वहाँ। ठीक है, ओके। फिर लिखता है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। ठीक है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, अगर हमें सफिशेंट
इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे तब। Yeah. With insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed, which is used in the manufacture of ink, printer ink, black pigments, and as filters. ये कार्बन फिल्टर्स होते हैं। हाँ, सो इसको बर्न किया गया इनकम्प्लीट कंबशन। तो आपको क्या याद रखना है कि अभी देखो यहाँ पे CO2 और H2O बनता है ना? क्या बनता है? CO2 और H2। तो पहले ऑक्सीजन से कौन कंबाइन करता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन पहले होगा, ठीक है? तो H2O बन गया और बाकी कार्बन वैसे ही रह गया। और ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, डन। सो कंबशन खत्म हो गया। सो कंबशन में क्या क्या याद रखना है? H2O लिक्विड, दूसरा एक्सोथर्मिक रहेगा हमेशा, ठीक है? और यहाँ पर हमने और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हम लोग ऑक्सीजन या एयर नहीं सप्लाई करते हैं, सो विल गेट कार्बन प्लस H2O, ठीक है? और उसके यूजेस, दैट्स इट, ठीक है, डन। सो नाउ विल गो फॉर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए आप जगह छोड़ देना, आप यहीं से लिख लेना NCERT से, ठीक है? नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हमने एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट भी दे रखा है, और ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं है, एक रेगुलेटेड सप्लाई दिया है ऑक्सीजन का, ठीक है? तो अल्केन्स ऑन हीटिंग विद अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर भी दिया है अच्छा खासा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रीवियस वाले में क्या था? एक्सेस में दे रहे थे, ऑक्सीजन एक्सेस में दे रहे थे, करेक्ट। यहाँ पर कंट्रोल्ड है एंड विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर आल्सो, एंड देयर इज सम रिएक्शन कंडीशंस, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 523 केल्विन रखा गया है, ठीक है? सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया है, उसमें ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? तो इसमें हमें याद करके रखना होगा, यहाँ पे ये दो रिएक्शन उसने मीथेन के लिए दिए, यही आएगा। तो आप ऐसे याद रखो, इन तीनों को लाइन से याद कर लो। कैसे याद कर लो? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों को लाइन से याद रखना, पहले वाले में अल्कोहल बनेगा, दूसरे में अल्डिहाइड बनेगा, तीसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके याद कर लो, याद ही करना है इसमें, और कुछ नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप कैटलिस्ट भी, ये कैटलिस्ट याद रखना होगा आपको, कॉपर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड मैंगनीज डाई एसीटेट, ठीक है? सो ये तीनों को कैटलिस्ट याद रखना होगा। और अभी जैसे देखोगे इसमें रिएक्शन कंडीशंस सेम ही है, यहाँ पे CH4 O2 लिया गया, और क्वेश्चन खाली किसके लिए आएगा? CH4 के लिए आएगा, इसमें कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा खाली, ठीक है? क्यों? क्योंकि अल्केन का जनरली ऐसे कंट्रोल करके ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं होता, क्योंकि अल्केन्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जस्ट क्लियर? तो ये मीथेन के लिए ही खाली रिएक्शन आएगा आपको। तो कैसे याद रखोगे आप? मीथेन है दोनों में, पहले और दूसरे में। तो मीथेन से आप अल्कोहल बनाओगे तो कौन सा अल्कोहल बनाओगे? मिथेनॉल ही बनाओगे। और एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाओगे तो क्या बनाओगे? मिथेनॉल ही बनाएंगे, है ना? ठीक है। तो ये दोनों याद हो गए। बाकी ये कैटलिस्ट याद कर लो, कॉपर और मोलिब्डेनम ऑक्साइड है दूसरे में, तीसरे में मैंगनीज डाइएसिटेट, करेक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी आपको चेन होगा, जैसे यहाँ पे इसने 2 कार्बन लिया, यही आएगा। ऐसे रेफरेंस बुक्स में और ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि अगर मान लो ऐसे 4 कार्बन वाला लिया है, तो आपको खाली एंड वाले कार्बन पे, जो लास्ट वाला कार्बन है, उस पर क्या बना देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, समझ गए? सो इसने 2 कार्बन ला दिया, लास्ट वाले पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, ठीक है, डन, ओके। सो ये तीनों को आप लिख लेना, है ना? नाउ फोर्थ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जे में भी आ रखा है, ठीक है? ये इतने नहीं आए हैं, लेकिन ये भी आए होंगे, अभी ध्यान नहीं, लेकिन ये काफी आता है। इसमें क्या बोला है? KMnO4। अच्छा, ऑक्सीडेशन करने के, मैं बोल सकते हो 3 तरीके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है? पहला कौन सा? कंबशन। पहला क्या किया हमने? कंबशन ही कर दिया, एक्सेस में जला दिया उसको। दूसरा था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो 3 तरीके से बोल सकते हो, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्केन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कम रिएक्टिव होते हैं? हाँ, तो मतलब क्या हो गया? कम रिएक्टिव है। अल्केन्स आर very less reactive. Why? Because they don't have any
रिएक्टिव साइट। अल्कीन है तो उसके बाद डबल बॉन्ड है रिएक्ट करने को, ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन के पास, अल्डिहाइड है तो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना। सबके पास कुछ ना कुछ ग्रुप है रिएक्ट करने को, लेकिन अल्केन के बाद ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। सो अल्केन्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे कि अल्कीन आएगा तो अल्कीन को तो KMnO4 ऐसे ही ऑक्सीडाइज कर दिया करेगा, ठीक है, लेकिन अल्केन को स्ट्रॉन्ग माइल्ड तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से पढ़ते हैं माइल्ड में। PCC पढ़ते हैं, एनहाइड्रस CrO3 पढ़ते हैं। फिर एक और सेट ऑफ माइल्ड होते हैं कौन से, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब। वो लोग तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनका नाम ही नहीं लिया गया है। so, किसका नाम लिया गया है, KMnO4 का। सो KMnO इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अल्केन का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में, जब टर्शरी हाइड्रोजन हो, टर्शरी हाइड्रोजन मतलब ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन लगे हैं और उससे एक H लगा हुआ है, सिर्फ ऐसे हाइड्रोजन को ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है और यही रिएक्शन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, समझ गए। तो इसको KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 जैसे अभी ऊपर ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीजन बाहर से दे रहे थे, यहाँ पे KMnO4 खुद ही ऑक्सीजन लेके आया है, समझ गए। सो ये KMnO4 खुद ही ऑक्सीजन दे देगा और C और H के बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये याद करना है आपको, कोई मैकेनिज्म कैनिज्म नहीं पूछने वाला आपसे। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, OH, ये याद करके रखना है आपको, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल को KMnO4 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री को करता है, 3 को नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अभी आप ध्यान से देखते जाओ, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं लास्ट में आपको रिएक्शंस दूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट बना के बताना, ठीक है। कल जो पढ़ाया था उसको भी मिक्स करके और इन सब के साथ, ओके। नेक्स्ट इज, ओके, इसको रीड भी कर लेते हैं। ऑर्डिनरी अल्केन्स resist oxidation, but alkanes having tertiary H atom can be oxidized to corresponding alcohol by potassium permanganate। और कैसे ऑक्सीडाइज होगा, खाली C और H के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देना, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन। ओके, सो क्या कहता है आइसोमेराइजेशन में, एन अल्केन्स, ये रिएक्शन किसके लिए वैलिड है अभी, एन अल्केन्स, एन अल्केन मतलब स्ट्रेट चेन। तो यहाँ पे एन हेक्सेन लिया है इसने। ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl है, वो गलती से I लिखा हुआ है, and hydrogen chloride gas isomerizes to branch chain alkenes. Major products are given below. Some minor products are also possible which you can think over. Minor products are generally not reported in organic reactions, ठीक है। तो यहाँ पे N हेक्सेन दिया है उसने, ऐसे 3 3 6। तो उसने मेजर प्रोडक्ट में एक ब्रांचिंग वाला दिया है, कितने वाला दिया है, एक ब्रांचिंग वाला। तो एक ब्रांचिंग वाला कैसे बनाओगे आप, 5 ऐसे और ऐसे। अच्छा, और क्या बन सकता है, 2 ब्रांचिंग वाले भी बन सकते हैं माइनर प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कुछ नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म कैनिज्म नहीं पूछता, ठीक है। इट इज बिलीव टू हैपन थ्रू फ्री रेडिकल, ऐसे करके स्टेटमेंट्स रहते हैं बुक में, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई मैकेनिज्म पे क्वेश्चन भी नहीं आता। सो जस्ट रिमेंबर कि स्ट्रेट चेन रहेगा। तो सबसे मेजर कौन से बनेंगे जिसमें एक मिथाइल ग्रुप इधर उधर हुआ है, ठीक है। माइनर होंगे 2 3 ये सब वाले, लेकिन मेजर यही होगा। तो अगर मान लो एन हेप्टेन दे दे, क्या दे दे, एनहेप्टेन। सो मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो एक मिथाइल ग्रुप इधर उधर करके बना देना आप लोग, समझ गए या। सो वी गेट आइसोमर्स ऑफ दिस ओनली। सो CH3 इधर उधर मूव कर जाता है। आपको इसमें रिएजेंट याद रखना है, मैं पूछूंगा लास्ट में, ठीक है, याद करते रहना। एनहाइड्रस AlCl3 और HCl इज द रिएजेंट फॉर आइसोमेराइजेशन, ओके। नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन। सो एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ा ही है। सो एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक से एरोमेटिक कैसे बना सकते हैं, है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। तो क्या लिख रहा है, इसको पूरा रीड कर लेते हैं एक बार। एन अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सो दिस रिएक्शन इज वैलिड ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स एंड दैट टू स्ट्रेट चेन, ठीक है। किस पे वैलिड है, स्ट्रेट चेन पे, एन अल्केन्स। ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन 10 to 20 atm एटमॉस 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
in the presence of oxides of vanadium, molybdenum और chromium. या सो कैटलिस्ट यहाँ पे कौन कौन है, याद करते रहना, लास्ट में पूछूंगा मैं. क्रोमियम ऑफ Cr2O3, V2O5 एंड MO2O3 supported over aluminum. So alumina is Al2O3. Al2O3. तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि ये तीनों का रहना जरूरी है या तीनों में से कोई भी रहेगा तो काम हो जाएगा, कोई भी रहेगा तो काम हो जाएगा. ठीक है. एंड सपोर्टेड ओवर अलुमिना, सिर्फ Al2O3 के प्रेजेंस से नहीं होगा. ठीक है. Al2O3 रहेगा लेकिन उसके साथ इन तीनों में से कोई रहना चाहिए. समझ गए? यस. तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से लाइन को पढ़ना. सपोर्टेड ओवर अलुमिना गेट हाइड्रो डिहाइड्रोजिनेटेड. सो दिस इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन? डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक है. हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रोजन, एंड साइक्लाइज टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगीज. दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग. सो इसका हम देखते हैं किस तरीके से बन रहा है ये. तो यहाँ पे एन हेक्सेन लिया और उसने बेंजीन बना दिया है ना. तो इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग. सो एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन. So this is our, so इसको जब हम हीट कर रहे हैं, है ना, Cr2O3 या फिर MO2O3 और V2O5, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, 773 केल्विन, 10 to 20 ATM. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये दो H निकल जाएंगे. ठीक है. ये दो H निकलेंगे. तो अच्छा, यहीं से क्यों H निकल रहा है? यहाँ से H और इधर से भी कहीं से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से निकालने पे 6 की रिंग बनेगी. कितने की रिंग? और सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कितने की होती है? 6 की. ठीक है. साइक्लोहेक्सेन वाला सबसे वो पकड़ स्ट्रक्चर्स है ना, इधर उधर बना के. हाँ. सो यहाँ पे हट गया. तो यहाँ से पहले दो H निकलेंगे. ठीक है. तो दो H निकलेंगे. उसके बाद ओके. फिर फर्दर हीट करने पे इसी रिएक्शन में 3H2 ऐसे निकल जाएंगे. ठीक है. तो ऐसे निकलने से क्या फ़ायदा हो रहा है? रिंग एरोमेटिक हो जा रही है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है. डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. करेक्ट. सो यहाँ से H2 निकल जाएंगे 3 एंड विल गेट बेंजीन लाइक दिस. ठीक है. ओके. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विथ एन हेक्सेन. ठीक है. एन हेक्सेन. Now let us take example for N-heptane. If we have N-heptane, then what will happen? So N-heptane है, तो ये कहाँ से निकालेगा? एक कार्बन छोड़ करके. क्यों? इससे क्या फायदा होगा? यहाँ रिंग जो है 6 की ही बनेगी, है ना. यहाँ से इसको पहले निकालेगा तो H2 निकलेगा. So we'll get something like this. और फिर इसके बाद फिर से ऐसे H निकल जाएंगे. We'll get toluene. ठीक है. एन हेप्टेन ये रिएक्शन करेगा तो टोलुइन बन जाएगा. ठीक है. दिस ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो यही एनसीईआरटी लिख रहा है. क्या लिख रहा है? टोलीन इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. विच अल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोलीन? ठीक है. सो कौन सा? एन हेप्टेन. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज अबाउट एरोमेटाइजेशन. सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि ये हमें एलिफैटिक से एरोमेटिक में एंट्री देता है. सो एलिफैटिक एन हेक्सेन एन हेप्टेन से हमने क्या बना दिया? एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया. ठीक है. कन्वर्जन के क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ स्टीम. रिएक्शन विथ, कैन वी राइट रिएक्शन विथ वाटर?
इसको लिख सकते हैं ऐसे, नहीं, स्टीम का मतलब क्या है, हाँ H2O है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो स्टीम के साथ रिएक्शन कराया जाए, सो यहाँ H2O है, वो गलती से पता नहीं ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सो मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन। एक्चुअली ये रिएक्शन सिर्फ मीथेन के साथ ही नहीं है, अम, आप कार्बन भी ले सकते हो और कोई हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हो, ये हाइड्रोजन चैप्टर में रिएक्शन आता था इनऑर्गेनिक में, तो चैप्टर हटा दिया। सो कोई और अल्केन भी ले सकते हो आप, कार्बन भी ले सकते हो, पहले एक्चुअली उसमें कार्बन से रिएक्शन कराया जाता है और फिर हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो किसी के साथ भी स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आ सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि आप कार्बन का भी स्टीम से रिएक्शन कराओगे H2O गैस, व्हाट विल गेट, CO प्लस H2 gas. If we take any hydrocarbon and we heat it with H2O, ठीक है, gas will get CO plus H2, यही मिलेगा अपने को, ठीक है, और H2 प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन। दिस इज टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म, निकल कैटलिस्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी रहता है वहां पर, to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for industrial preparation of dihydrogen गैस, ठीक है। इसमें एक दो चीजें और बताया, मैं लास्ट ही हो सकता बताया होगा, उसी चैप्टर में आता है कि CO और H2 जो होता है ना, दोनों गैस न्यूट्रल गैसेज हैं, क्या है, तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, CO और H2 को फर्दर स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, किस साथ, और स्टीम से कराते हैं, तो और स्टीम से कराते हैं तो CO चेंज हो जाता है किसमें, CO2 में, और अब 1 मोल H2 था, 1 मोल और H2 आ जाता है, समझ में, एक्सेस ऑफ स्टीम से कराया जाता है। तो अब ये बन जाता है CO2 और H2, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन। अब CO2 जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, और ये न्यूट्रल है। तो क्या करते हैं, हम दोनों को पानी से पास कराते हैं, किसके थ्रू, स्टीम नहीं, किसके थ्रू, पानी, पानी से पास कराएंगे तो CO2 जो है जब पानी के थ्रू पास हो रहा होता है तो पानी में घुल जाता है, क्या बन जाता है, H2CO3, लेकिन H2 नहीं घुलता है और वो बाहर आ जाता है, इस तरीके से सेपरेट हो जाता है कौन, H2, है ना, H2 हमारा बाहर आ जाता है और CO2 उधर ही रह जाता है। सो दिस इज हाउ वी सेपरेट आर हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका ऐसे हमें लगेगा कि ये क्यों दे दिया है यहाँ पर, तो और यहाँ पे CO ही और H2 ही बन रहा है, ये हम क्यों याद रखें, सो आप बस इसी को याद रखो, यही क्वेश्चन आएगा सर, CO और H2 बन रहा है, समझ गए, इसको याद करके रखना है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो इसमें मैंने दो तीन चीजें बताई आपको, वी कैन बर्न कार्बन ऑल्सो विथ स्टीम, वी कैन बर्न हाइड्रोकार्बन ऑल्सो विथ स्टीम, विल गेट दिस कॉम्बिनेशन ओनली, CO प्लस H2, यही लेना है आपको, ठीक है। एक्सेस ऑफ स्टीम से कराएंगे देन इट चेंजेस टू CO2 एंड H2। समवन विल से कि सर CO2 क्यों नहीं बना, बनेगा CO2, लेकिन स्टीम एक्सेस में देना होगा आपको, तो एक्सेस में स्टीम दोगे तो CO फिर CO2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, डन। So this is reaction with steam. नेक्स्ट इज पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस तो कुछ नहीं, हीट किया तो छोटे छोटे अल्कीन्स में या अल्कीन में वैसे चेंज जाएगा। हायर अल्कीन्स, अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेज इनटू लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एक्सेट्रा, अल्केन और अल्कीन में चेंज जाएगा। जैसे से H2 निकलेगा 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा, क्या आएगा, 1 डिग्री ऑफ, जैसे आपने C6H14 किया, नाउ दिस इज अल्केन, इफ आर रिमूविंग 1 H2 तो 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा, वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, C6H12 हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन में देखो, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम दो लोगों को अलग भी करेंगे, दो लोगों को अलग करेंगे तो वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने C6H14 को अलग किया तो यहाँ पे क्या बन गया, C4H8, ठीक है। सो दिस हैज 1 डिग्री ऑफ unsaturation and C2H6, this doesn't have any degree of unsaturation, so C6H14, क्योंकि आप C6H14 जैसे आप समझ रहे हो ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, आप 2 कार्बन और 4 कार्बन अलग कर रहे हो, तो 4 के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, अगर अल्केन के फॉर्मूले में बैठाना है तो 10 चाहिए ना,
और दो के लिए 6 चाहिए, तो 10 और 6 16 हो जाएगा ना, उतना है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो जैसे ही आप दो लोगों को अलग करोगे, आपको 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, समझ गए? सो इट कम C4H8 इस तरीके से। फिर यहाँ पर, यहाँ सो इन दोनों में आ जा रहा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। फिर आप ऐसे सोचो कि एक को हमने वैसे ही रखा और फिर तोड़ दिया इसको, तो फिर एक में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा। इज इज क्लियर? हाँ। तो आपको पूछेगा कि इसमें से कौन से पायरोलिसिस के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो पायरोलिसिस के प्रोडक्ट्स में कैसे चल रहा है आपको, अगर 3 प्रोडक्ट दिए हैं तो इसमें एक में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं होगा और बाकी दो में 1 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा, उस तरीके से, है ना? आप लोग याद करके रख सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। या फिर ऐसे आ गया कि तोड़ करके आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो तोड़ करके प्रोडक्ट बनाने हैं, 3 प्रोडक्ट में तोड़ना है, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, अब दिमाग लगा लेना, समझ गए? एक में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है और बाकी में 1 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उस तरीके से। पायरोलिसिस अल्केन इज बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। एलियन सबके मैकेनिज्म नहीं दिए रहते, इट इज बिलीव टू बी अ रेडिकल रिएक्शन, ठीक है? प्रॉपर इनका डिस्कशन नहीं है, इसलिए उनके नहीं दिए थे। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। फॉर एग्जांपल, दो डेकिन, दो डेक कितना हो गया? 12 ना, अनडेक, दो डेक है ना, 12। अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ केरोसिन ऑयल ऑन हीटिंग टू 973 के इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटीन। तो ये रिएक्शन भी आपको याद आ सकता है, आप इसको भी याद करके रखो, ठीक है? केरोसिन का डोडेकेन तरीके से। डन। सो इस तरीके से हमारा रिएक्शन खत्म होता है, ठीक है? चलो, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को बना के बताओ। पायरोलिसिस में कुछ भी आप दिमाग लगा के बना लो, 3 प्रोडक्ट में बनाना है आपको, बट इट शुड बी वैलिड।
कार्बनिक एसिड। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। राइट। सो व्हाट इज ए? ठीक है। सो दिस इज विच रिएक्शन? ओके। बी। बी क्या होगा? ओके। हाँ, पायरोलिसिस। सो तीन दो पाँच, पांच कार्बन है, तो क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? दो दो और एक, ऐसे। हाँ ठीक है। ओके, सो दो वाला आपने अल्कीन बनाया। C2H4, C2H, ऐसे। ओके, सो बैठ रहा है परफेक्ट। हाँ, कितने कार्बन हो गए? पांच। हाँ, आपने अल्काइन बनाया। C2H2। अच्छा, फिर C2H6, ऐसे कर दिया।
हाँ ठीक है, मतलब इसमें क्या किया उसने? ये सब अल्कीनी बनाया है। ठीक है, सो 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लाना इट्स डिफिकल्ट। सो एक एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लाओ, तो क्या बनाओगे? ठीक है ना, वो 3 प्रोडक्ट ऐसे ही पकड़ लो। सो वो भी बन सकता है, ये नहीं बोला नहीं बन सकता, बट एनसीईआरटी जिस तरीके से बनाया है, इस पर कोई ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं होते, सो राइट लाइक दिस। ठीक है, सी डी एंड ई। ओके। थर्ड, व्हाट इज एफ? कॉपर एट 3 केल्विन, 100 atm, विल गेट मीथेनॉल। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन था? MO2O3। तो ये कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, सो कैटलिस्ट हैज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि टू डायरेक्ट सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अभी इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट दोनों के इसमें क्या है, सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ही सेट ऑफ रिएक्टेंट से क्या बना सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकता है, समझ गए? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। या सो इसीलिए आप देख रहे हो सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट अलग मिल रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड। ओके, इसमें फोर्थ में मैंगनीज डायएसिटेट, एंड व्हाट विल डू हियर, जो लास्ट एंड वाला कार्बन है उस पर कार्बोनिक एसिड बना देना है। ठीक है, डन। ओके, फिफ्थ, सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? सो स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कल हमने डिस्कस किया था, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 बनेंगे। अब इसमें कुछ लोग एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देंगे, ये कितने देगा? ये 2 देगा, है ना, कल डिस्कस किया था हमने, ये एक ही देगा, है ना, ये 2 देगा, बिकॉज दिस इज कायरल, दिस इज कायरल हेयर, एंड दिस नो कायरल यहाँ। सो टोटल 6 हो जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चरल में 4 होंगे। ठीक है। अच्छा, कितने कार्बन है इसमें? 8 है, तो क्या बनेगा? एरोमेटाइजेशन बोला है, वही रिएजेंट। एंड कितने, हाँ 6 की चेन बनेगी। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? वन इज वी कैन हैव C2H5। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है? CH3 और CH3। जब ऐसे हम H2 निकालेंगे, तो एक हो सकता है इस तरीके से निकल जाए, और एक हो सकता है एक एक कार्बन छोड़ करके निकल जाए। हाँ, सबको समझ में आया? या अच्छा, सो लॉजिकली वी कैन हैव दिस। ओके, ऐसे मेटा और पैरा पे बना सकते हैं क्या हम? अगर लॉजिकली आप जाओ तो मेटा और पैरा वाला भी बनेगा क्या? कैसे? मेटा वाला कैसे बनाओगे आप? हाँ, मेटा पे कैसे बना दोगे? अगर आप लॉजिकली जाओगे तो, सर रिमूविंग एच फ्रॉम हेयर लाइक दिस, ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो, जोड़ सकते हो, फिर ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, और कैसे जोड़ोगे मतलब? बाकी तो लॉजिकली तो नहीं बनेगा। ठीक है, सो लॉजिकली वी कैन हैव दीज 2 प्रोडक्ट्स, करेक्ट। कुछ बुक्स इसमें मेटा वेटा भी दे देती हैं, लेकिन इफ़ यू गो बाय लॉजिक, यही 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, H2 निकाल निकाल के। ओके, CH4 यहाँ पे क्या आएगा? H2 गैस है ना, कितना था, 1273 केल्विन। एंड व्हाट वाज कैटलिस्ट? निकल, एंड वी गॉट
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे D बन जाएगा, ठीक है, एंड प्लस Na2CO3। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट विल बी S, Grignard reagent, MgBr, what will be T, OD और Br, इस तरीके से, ठीक है, डन। सो वी हैव कंप्लीटेड अल्केन सेक्शन। उसमें बूस्टर में मैंने क्वेश्चंस लास्ट ईयर मार्क कराए थे, मैं उसमें क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप वो क्वेश्चंस बना लेना, सारे बनाने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और फिर हम लोग अल्कीन के सेक्शन पे चलते हैं। MgOD और Br। ठीक है, मैं जो जो क्वेश्चन नंबर लिख के दे रहा हूँ वो आप बूस्टर से बना लेना, बाकी आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस या तो आगे आएंगे और नहीं तो वो क्वेश्चंस बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो अल्केन है लेवल 1, एक कोरिया उस सिंथेसिस दिखेगा, जो नहीं पता लग रहा उस ऑप्शन को छोड़ दो, ठीक है, दे दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन ऐसे, 1 से लेके 7। कंबशन वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो अल्केन में नहीं आएगा, ठीक है, जेई में भी नहीं आता वो, तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा उसमें। अच्छा, ये वाला नहीं बनेगा ना, 40, ठीक है, 42, 43,
फिर बीच में उसने ना अल्केन के क्वेश्चन दे दिए, अल्कीन के 107 108। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, चलो अब हम अल्कीन से आगे बढ़ेंगे। सो अल्कीन हमारा ख़त्म हो गया। सो ये 110 से 168 तक आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें भी दो चार क्वेश्चन इधर उधर के होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक है ये सारे। ठीक है, सो आप बना लो। आज क्या है, वेडनेसडे ना, वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, देखेंगे जब आप बना लोगे बोलना, डाउट ले लेंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी हैं उसमें, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे। नाउ विल राइट एल्किन्स। ओके, सो यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, आपको ये पूरा रीड करना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखा है, जैसे लिखा है ना, इट इज़ हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 1 से 20 किलो जूल पर मोल। कौन हिंडर्ड होता है? वो जो इथेन की बात कर रहा है। सो हाईएस्ट कहाँ जाता है? 20 किलो जूल का डिफरेंस होता है किसमें? एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में। और बीच बीच में, उसके बीच में एनर्जी होगा, समझ गया ना डिफरेंस? सो ये दिया हुआ है, सो ये सब आप एक बार रीड कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना। सो नाउ विल गो फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। ये सब आप रीड करना, ये सब पता ही है आपको, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। अल्कीन, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो एक बार रीड। Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond. What should be the general formula of alkene? पता ही है। There is one double between. They must possess two hydrogen atom less than this. The general formula is CnH2n, and this is important. कई questions में आएगा। Alkenes are also known as olefins. ठीक है, so आपको बोलेगा olefinic bonds। तो olefinic bonds मतलब आपको क्या देखना है उसमें? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखते हैं, ट्रिपल भी नहीं, क्या सिर्फ? और वो भी किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में, समझ गए? सो ओलेफिनिक बॉन्ड्स बोलेगा हाउ मेनी ओलेफिनिक बॉन्ड दिस कंपाउंड कंटेन्स। सो ओलेफिनिक बॉन्ड्स इज लाइक दैट। The first member, ethylene or ethene, was found to form an oily liquid on reaction with chlorine, इसलिए उसको olefins बोलते हैं। बाकी वही है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। सो अल्कीन इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? अल्कीन इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? अल्कीन हैज लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, अल्कीन हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, so that will go to what? Plus. So alkene will behave as nucleophile, and what will come to alkene? Electrophile। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? Therefore alkenes are easily attacked by reagents or compounds which are in search of electrons, because alkene contains what? Loosely bound electrons in pi bond, समझ गए? है ना, such reagents are called electrophilic reagents। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आएंगे उसके पास। ओके, बाकी ठीक है, आपको पता ही है वो प्लेनर प्लेनर होते हैं वो सब, ये सब आपको लेकिन रीड करना है एक बार, जैसे मैंने बोला ऑलिव इन वाला है ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये सब रीड करना है, कीवर्ड जैसा कुछ रहता है तो। ऐसा मैंने सब बता ही दिया। नॉमेनक्लेचर आपको आता ही है। ठीक है। हम्म, हाँ, इसमें कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर में क्या बोल रहा है? और नॉमेनक्लेचर अल्कीन्स इन आईयूपीएसी नेम, the longest carbon chain containing double bond is selected. Numbering of the chain is done from the end which is nearer to the what? डबल बॉन्ड। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया था कि अल्कीन में जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो किधर होता है? बिटवीन द एटम्स? नो, अबव एंड बिलो। ठीक है, सो बिटवीन द एटम कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड वाला। कौन सा?
यहाँ पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर नीचे वो उसी को पकड़ने आता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। सो ये एक याद रखना है, बाकी एंगल एंगल दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आइडियली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो सारे एंगल कितने होने चाहिए, 120 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल थोड़ा बड़ा है। क्यों है बड़ा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2, और इधर दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा, ये कम होगा। और ये 2 और ये 4 में, इसीलिए यहाँ पे एंगल क्या है, 121.7 है, 120 से बड़ा हो गया। इधर भी उतना ही एंगल है। ठीक है, सो जो 1.7 और 1.7 इधर जो आया वो कितना हो गया, 3.4, तो उतने से इधर कम हो गया 120 में, समझ में आया। सो 120 में 3.4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116.6 हो जाएगा। दिस क्लियर। हाँ, सो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। बाकी सी एच बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 110 है, यहाँ डबल बॉन्ड है तब भी बॉन्ड लेंथ बड़ा है क्योंकि कार्बन कार्बन बड़ा एटम है। ठीक है, तो एच क्या है, छोटा एटम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा है, करेक्ट। हाँ, सो ये एक डिटेल है। बाकी ये सब तो आपको पता ही है ना, पाई का इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। अच्छा, the suffix "ene" is "ene" replaces "ane" of alkane. It may be remembered that first member of alkene series is CH2 replacing by one known as methane, but has a very short life. अच्छा, इसमें ये भी बताया इस फॉर्मूले का, इट मे बी रिमेंबर दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज, सो अल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। ठीक है, तो बोल रहे हैं n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट, CH2, है ना, ऐसे हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बिन, एंड दिस वेरी अनस्टेबल क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वही बोल रहा है। इसकी सीरीज में देखो CH2 है, नोन एज मीथीन, इसको मीथीन भी बोल सकते हैं बट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ। तो ऐसे तो हम लोग जनरली इसको मीथीन वीथीन नहीं बोलते, आता ही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है तो इसको भी आप याद रखो। सो इसका नाम क्या दिया है उसने, मीथीन, एंड इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ। ठीक है, but has a very short life. As already mentioned, the first stable member. So first stable member of alkene will be what? C2H4. ठीक है, yeah. So unstable member is this and stable member is this. Remember. Okay. और ये इसको हम लोग कॉमन नेम क्या देते हैं, इथाइलिन। ये एकदम लिख के रख लो, दो वर्ड आएंगे, एक इथाइलिन आएगा और एक एसिटाइलिन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। सो व्हाट इज एसिटाइलिन, इथाइन को कहते हैं क्या, एसिटाइलिन। इथीन से आता है क्या, इथाइलिन। इथीन का कॉमन नेम है क्या, इथाइलिन। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इथाइलिन इथीन है और एसिटाइलिन इज इथाइन। ये तो क्या होता है, क्वेश्चन आता है इथाइलिन रिएक्ट कर रहा है तो हमें लगता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है, तो ये दोनों अच्छे से लिख के रखो। ठीक है, इथीन इज इथाइलिन। ठीक है, और फिर जो बचा एसिटाइलिन इज इथाइन। इथीन इथाइलिन ऐसे करके याद रखो दोनों, है ना, इथीन से इथाइलिन। Ethene IPSC names of few members are given like this. Okay. IPSC तो आता ही आपको, बाकी वो सब भी आप लिख ही लोगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। आइसोमेरिज्म, ठीक है, सो आइसोमेरिज्म भी आपको बताइए, अल्कीन कैन शो ज्योमेट्रिकल। ठीक है, सो वो सब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन पोजीशन कर सकता है ना, ये सब सीख रखा है। बाकी हिंडर्ड रोटेशन होता है, सो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस, है ना। सो हम लोगों ने क्या सीखा था, सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाँ, सो यहाँ पे देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों का देखेंगे तो किसका ज़्यादा दिख रहा है, सिस का 277 और उसका 274, या। और मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, ट्रांस का ज़्यादा होता है। बाकी ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, and I'll start with preparation of alkynes। तो कल स्टार्ट करें हम प्रिपरेशन ऑफ alkynes। अच्छा, इससे पहले ना हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। ठीक है, ऑर्डर लिख लेते हैं। पहला
बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप लिख लेना, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मैंने एक दो चीज़ें बताई भी। सेकेंड विल बी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, देन विल हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कीन में थोड़ा टाइम लगेगा, बस उसके बाद फिर एकदम तेज हो जाएगा सिलेबस। हाँ वो भी आएगा, यस। इस बार टेस्ट में कंफर्मेशन। और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आना, इथीन वाला। या प्रिपरेशन में अब हमें कुछ कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक के बाद मैं अभी सारे रिएक्शंस लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। और फिर हम उसमें से कुछ कुछ, चार एलिमिनेशन के दो और सब्स्टिट्यूशन के दो, वो सीख लेंगे। उतने में हमारा काम होता जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म पहले ही सीख के रखेंगे। हाँ, तो विल फर्स्ट राइट नेम्स ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स रिटन, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट से पहले अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट, ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग रिएक्शन मैकेनिज्म्स। इसमें हमें चार रिएक्शन बार बार मिलेंगे अभी, जो कि ऐसे हमारे सिलेबस में आगे आते हैं, लेकिन अभी भी बीच बीच में आ जाएंगे प्रिपरेशन में, तो इसलिए हम उनको लिख के रखेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस। सो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जिस सीक्वेंस में हमें मिलेगा उस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड विल गेट, हाँ, फ्री रेडिकल। हाँ, उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन एक मिल जाएगा अल्कीन में, फ्री पर ऑक्साइड वाला, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देन विल हैव अल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक फिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये तीन रिएक्शन अपने को एडिशन में मिलेंगे। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन। फिर मैं लिख के भी दूंगा भी, थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना, वो कहाँ काम मिलेगा किस चैप्टर में। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कौन सा मिला, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर इलेक्ट्रोफिलिक, ऐसे ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, कहीं मिलते रहते हैं आगे। ये बेंजीन में मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देन थर्ड वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मिलेगा SN1, SN2, फिर SNI भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें भी एक और टाइप है, एडिशन एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन एडिशन।
सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसमें दो टाइप होते हैं, एडिशन एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एडिशन। जो हमारे एनसीईआरटी में है, समझाने के लिए लगता है, उन्हीं का लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। ओके, so this is substitution. Now third is elimination. सब्स्टिट्यूशन में हो गया ना, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो, हाँ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन एक और इसी में आ जाएगा, खैर लेकिन अलग से लिख देते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, राइट। थर्ड वन एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन में क्या क्या मिलेगा, एक E1 मिलेगा, E2 क्योंकि मेन है हमारा, फिर एक E1CB लिख देते हैं, देखेंगे ऐसे हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं आता, अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन। हाँ ठीक है, चलता है वो डेल्टा, गामा डेल्टा एलिमिनेशन। ठीक है, अब इनके अलावा फिर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन है ना, ओजोनोलिसिस, अल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं, करेक्ट। बट मेन आर दीज थ्री जो मैकेनिज्म वाइज चलते हैं एकदम प्रॉपरली। बाकी मैकेनिज्म रहते हैं लेकिन वो वहीं आते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर केस में होते हैं, बट दीज आर मोर जनरल रिएक्शंस, ठीक है। हाँ, so, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, अल्कीन में। ये मेनली देखने को मिलेगा कहाँ, अल्कीन में, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन, ये भी अल्कीन में ही देखेंगे हम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्डिहाइड एंड कीटोन में देखने को मिलेगा मेजरली, हाँ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अच्छा इसमें एक और है, फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अल्केन एंड अल्कीन, अल्कीन में भी अलाइलिक में मिलेगा, मेन अल्केन में, ठीक है। फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये किस में दिखेगा, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, SN1 SN2, SN1 हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में देखने को मिलेगा, और ऐसे अल्कोहल में, हाँ अल्कोहल में भी मिलेगा, लेकिन अल्कोहल में भी होता है लेकिन ज़्यादा हेलो एल्केन में होता है, जो हमें एग्जांपल्स मिलेंगे। SN2 हेलो एल्केन्स, SNI हमें ये भी हेलो एल्केन में ही देखने को मिलेगा, सो दिस इज, एंड दीज टू आर इन हेलो एरीन्स, ये हमें हेलो एरीन में देखने को मिलेगा। और ये किसमें मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जितने डेरिवेटिव्स हैं वो ये वाला मैकेनिज्म करेंगे। कौन है डेरिवेटिव, एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एंड एसिड अमाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये करता है, लेकिन मेनली ये करेंगे, ठीक है। डन। नेक्स्ट एलिमिनेशन, तुमने लिख लिया होगा। एलिमिनेशन, इवन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मेनली अल्कोहल में देखने को मिलेगा, ठीक है।
और हेलो एल्केन में थोड़ा बहुत मिलेगा। सो मेनली ये अल्कोहल में ही मिलेगा, ठीक है। E2 कहाँ देखने को मिलेगा? हेलो एल्केन, यहाँ सेट जे फ्यूल लगेगा। हेलो एल्केन्स। E1 से भी छोड़ दो, ये अपन इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये सब हेलो एल्केन। ठीक है। सो कल हम लोग क्या करेंगे, SN1 SN2 E1 E2, ये थोड़ा ये हम पहले ही पढ़ लेंगे और फिर हम लोग प्रिपरेशन से स्टार्ट। ठीक है, हरे कृष्ण। फोर्थ इसमें फिर बहुत सारे हैं अभी, सो ऑन। ठीक है। ओजोनोलिसिस। असाइल सब्स्टिट्यूशन, ACYL। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज असाइल ग्रुप? R C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज नोन एज असाइल ग्रुप। ठीक है, सो विल डिस्कस, आगे हम डिस्कस करेंगे, दिस इज आर असाइल ग्रुप।